दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है खंड शिक्षा अधिकारी की। ये हमारी महत्वपूर्ण सीरीज आपकी समीक्षा अधिकारी आईएएस और पीसीएस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक इतिहास का ये भाग है 15। इसके पहले प्राचीन इतिहास के 10 भाग, मध्य इतिहास के 30 भाग और गांधी जी की महत्वपूर्ण सीरीज, गवर्नर जनरल, मतलब पूरा इतिहास का कोर्स हो चुका है। कुछ एक दो वीडियो और आएंगे और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा है। जो साथी के भाग छूट गए हैं आप वहां से कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। भाग 15 आधुनिक इतिहास। आज के इस अंक में भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ा, तो इसमें वे सारे प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी 1757 ईस्वी में हुई। कब? इस समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल पर किसका प्रभुत्व हो गया था? अंग्रेजों का। कब से? 1757 को प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद। और यहीं से बंगाल में लूट का काल शुरू किया। लूटने का काम शुरू किया था अंग्रेजों ने। तो भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से लेकर 72 तक के काल को इन्होंने डाकू काल कहा है। डाकू काल इसलिए कहा है क्योंकि इनकी जो राजस्व की नीति थी, इसके द्वारा इन्होंने पूरे देश को लूटा। इसमें जो इनकी टैक्स लेने की योजनाएं थीं वो बहुत बड़ी घातक थीं, जिससे पूरा जनता त्रस्त हो गई थी। आइए आगे देखते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? 1784 में। कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। कब आया था जी लॉर्ड कॉर्नवालिस? 1786 में। और इसी ने 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो अब हम जमीन पर जो टैक्स लेने की व्यवस्थाएं थी उनको देखते हैं जो एग्जाम में आती हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या थी? स्थायी बंदोबस्त जमींदारों को भूमि का, स्थायी बंदोबस्त में जो दो लोग थे इसमें स्थायी बंदोबस्त जो मानने वाले, एक थे जॉन शोर और एक थे जेम्स ग्रांट। जॉन शोर का मानना था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करना चाहिए और लगान देने के भी वास्तविक अधिकारी हैं। लेकिन उनके एक साथी थे जेम्स ग्रांट, इनका मानना था कि समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है, केवल इनको करों को इकट्ठा करना चाहिए। बाद में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया जॉन शोर के आधार पर। तो मतलब जमींदारों को अधिकार दे दिया गया, जमींदारों की भूमि है। तो अब यहां से जमींदारी प्रथा शुरू हुई। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी से 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया गया, जिसमें जमींदारों का भू राजस्व स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया और लगान का 10/11 भाग। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जमींदारों को कितना मिलता था? 1/11 और 10/11 पर अधिकार होता था सरकार को। इतना इन्हें देना पड़ता था जमींदारों को। तो अब यहाँ जमींदारों ने लुटाई शुरू कर दी, जनता की शोषण स्टार्ट कर दिया। ये बहुत घातक मानी गई है जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र में तथा उत्तरी कनाडा के क्षेत्रों में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पूरा राज्य, उत्तर प्रदेश के केवल वाराणसी और गाजीपुर, और उत्तरी कनाडा, यहाँ पर ये लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत का कितना भाग था? 19% क्षेत्र आता था। 19% जितना अंग्रेजों का क्षेत्र था उसमें 19% पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी?
ये थी किसानों से व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को क्या कहते थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत, आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड ने सबसे पहले इसे 12 महल में लागू किया। 12 महल में इसको लागू किया कर्नल रीड ने, और मुनरो ने इसका समर्थन किया। तो रैयतवाड़ी किस किस ने लागू की थी? कर्नल रीड और मुनरो ने, इन दोनों के सहयोग से ये लागू की थी। ये व्यवस्था आज वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी प्रत्येक किसान से कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार की ये व्यवस्था थी, हर किसान से भाग लेना टैक्स का। तो इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 मतलब आधा भाग राजस्व के रूप में देना होता था, 1/2 भाग। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लगी थी? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम तथा कुर्ग में लागू की गई थी। एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं क्षेत्र कौन सी व्यवस्था कहाँ थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। इस प्रकार भारत के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जितना ब्रिटिश के अंतर्गत क्षेत्र था उसका 51% में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अब एक और व्यवस्था देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव। गांव मतलब एक व्यक्ति से ना लेके पूरे गांव से सम्मिलित रूप से लेना महालवाड़ी व्यवस्था है, स्थापित की गई। इसमें कृषक के साथ नहीं, मतलब पूरे गांव के साथ इकट्ठा करके देना होता था अंग्रेजों को। यह पद्धति के जन्मदाता कौन थे? हाल्ट मैकेंजी। इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं तो हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। अब महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि का खर्च निकालकर जितना किसान का लगा है 2/3 हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। कर के रूप में सरकार को दिया जाता था 2/3 हिस्सा कृषि खर्च को छोड़कर। महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। मानचित्र और पंजियों का इसके पहले प्रयोग कभी नहीं किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पश्चिम पंजाब प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भाग के कुल क्षेत्र का कितने थे? 30% था। तो तीनों व्यवस्थाओं में मिलाकर 51 रैयतवाड़ी, 30 ये हो गया और बकाया वो। तो इस प्रकार पूरा आपका तीनों में क्षेत्र पे ये योजनाएं लागू थी। अब देखते हैं थोड़ा धन निकासी क्या था। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया था। जब किताब का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसमें इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत का वर्णन किया था, जो भारत में बिना पूंजी के, बिना कुछ भी दिए जो धन इंग्लैंड में जाता था उसको धन निकासी कहा जाता था। तो इसका वर्णन इन्होंने अपनी किताब में किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। कब किया था स्वीकार इसको? 1896 में। और 1905 में दादा भाई नौरोजी ने इसी आधार पर स्वशासन की मांग की थी। तो स्वशासन की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1905 में। जी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं बिल्कुल। आगे देखते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? 1818 में कलकत्ता में किया गया था। 1818 में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां पर हुई? कलकत्ता में। लेकिन इसका सबसे ज्यादा विकास कहां हुआ? बंबई में। और बंबई में पहला कारखाना खोला गया था 1853 में। किसके द्वारा? कावस जी नाना भाई के द्वारा ये स्थापित किया गया था बंबई में।
ठीक है, तो पहला पूछा जाए तो कलकत्ता, और ज़्यादा विकास हुआ था इसका बम्बई में। बम्बई में पहला था 1853 में। आगे और देखते हैं, भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ खोला गया, शुरू किया गया था? जूट सेरामपुर बंगाल में, बंगाल के निकट एक स्थान है रिसरा में 1855 में शुरू किया गया था। जूट भारत में एकाधिकार है, यहाँ बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन आज भी बंगाल में ही होता है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 है जूट उत्पादन में। आगे देखते हैं, एक है भेटले आयोग। भेटले आयोग 1929 में सरकार ने औद्योगिक कार्यशाला तथा बगीचों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों के विषय में सुझाव देने के लिए किया गया था। ये पूछा जाता है भेटले आयोग किससे संबंधित था, तो ये श्रम से संबंधित था। औद्योगिक कार्य में और बगीचों में जो श्रम होता था उससे संबंधित था। 1929 में सरकार ने इसको सुझाव देने के लिए बनाया था। आगे देखते हैं, जुलाहों के अत्याचार के लिए अंग्रेजों ने एक प्रथा चलाई थी, ददनी प्रथा, ये भी आती है। ये वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। तो इसके अंतर्गत जो जुलाहे थे उनको पेशगी दे दी जाती थी, पेशगी रुपए दी जाती थी, फिर उनका शोषण किया जाता है, उनसे काम कराया जाता था, उनका पैसा नहीं दिया जाता था। ये प्रथा बहुत ही निंदा हुई थी, ददनी प्रथा। भारत में पहला चाय का बागान कहाँ पर बना? असम में 1835 में लगाया गया। ये भी पूछ लिया जाता है, चाय का बागान 1835 में सबसे पहले। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाई थी, क्योंकि जो मंडियां होती थी उनसे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता थी वर्तमान में अंग्रेजों को उस समय। तो उसी के लिए इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। तो बम्बई से थाने के बीच में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, ये भी एग्जाम में आता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इतिहास का कोर्स हुआ। पॉलिटिक्स के कुछ वीडियो आ गए हैं, कल से नियमित रूप से पॉलिटिक्स के वीडियो आ जाएंगे। और अब हमारी ये तैयारी नियमित रूप से चली है। वे साथी जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको मिल सके, पता चल सके कि हमारा नया वीडियो आ चुका है। तो जुटे जाएं, समय आप लोगों के पास है, अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार।